पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा जो हुआ था उसका पहला इम्तिहान आ गया है। यमन के अंदर जंग छिड़ चुकी है। क्या अफवाज पाकिस्तान यमन के महाज में उतर सकती है? यूएई क्या ग्रेट गेम खेल रहा है और भारत को क्या परेशानी लाहक होगी है? इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 9 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2014 में यमन में क्या हुआ? लोग निकलते हैं यमन के, अपनी हुकूमत के खिलाफ निकलते हैं और देखते ही देखते ये जो अवामी तहरीक होती है ये एक बगावत के अंदर तब्दील हो जाती है और यमन के हुसी इसको लीड करते हैं, मुसल्लह जद्दोजहद का ऐलान कर देते हैं, सना के ऊपर कब्जे का ऐलान करते हैं और यमन के अंदर जो हुकूमत जिसके सदर हादी होते हैं वो भाग जाते हैं, भागने पर मजबूर हो जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं। फिर होता क्या है, 2015 के अंदर सऊदी अरब ये मुदाखलत करने का ऐलान कर देता है यमन के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि यमन के होसी इन्हें सपोर्ट हासिल है, इन्हें हिमायत हासिल है ईरान की और सऊदी अरब के बिल्कुल सरहद के पास अगर ईरान नवाज हुकूमत या ऐसा कोई सेटअप बन जाता है तो ये सऊदी अरब के लिए एक थ्रेट रहेगा। तो लिहाजा सऊदी अरब की तरफ से अपने तमाम तर इत्तेहादियों को मिलाकर एक फोर्स तैयार की जाती है और उसी फोर्स की मदद से यमन के ऊपर हमला किया जाता है, यमन के अंदर बिलखसूस हौसियों के अगेंस्ट। और ये लड़ाई बड़ी तवील जंग होती है, 2015 से ऑनवर्ड जारी रहती है और 2022 के अंदर आकर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसके अंदर अपना किरदार अदा करता है और जंगबंदी हो जाती है। कहने को तो जंगबंदी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर हमले जारी सारी रहते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल अगर मजमूई सतह के ऊपर देखा जाए तो ये जंग आपको किसी हद तक थमती हुई इसलिए नजर आती है कि सऊदी अरब में जो वलीअहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनका एकदम से ये विजन आ जाता है कि हमने सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करना है और विजन 2030 के तहत हमने कोई जंग नहीं चाहनी, ना ही अपनी सरहदों के आसपास कोई कशीदगी वाला माहौल पैदा करना है, बल्कि हमने खामोशी के साथ एक इक्तसादी एक पावर बनना है और जो ऑयल हमारी एक मेन कलीदी किरदार है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए, उसके मुतबादल के तौर के ऊपर भी हमने विजन और नए मनसूबे जो है वो सामने रखने हैं। तो बहरहाल ये चीज होती है जिसके तहत यमन और सऊदी अरब के दरमियान जो जंग है वो आपको रुकती हुई नजर आती है। लेकिन सऊदी अरब का एक इत्तेहादी यूएई बड़ी खामोशी के साथ यमन के अंदर एक प्लान बी भी बना रहा था। वो प्लान बी बन रहा था यमन की जनूब साइड के ऊपर। आपको पता है कि 1990 से पहले यमन जो है ये आपको दो ममालिक के ऊपर मुश्तमिल नजर आता था। शुमाल हिस्सा एक अलहदा था और साउथ यमन एक अलग मुल्क की हैसियत रखता था। अब यूएई यहां पर अपना एक अजारादारी कायम करना चाहता था। उसने देखा कि उसको एक एंट्री तो मिल चुकी है यमन के अंदर सऊदी इत्तेहाद की सूरत के अंदर, होशियों के अगेंस्ट लड़ाई की सूरत में। तो उसने किया क्या कि जो जनूब साइड के अंदर पहले जो है वो एलिमेंट, वो फैक्टर जो मौजूद थे, जो तंजीमें मौजूद थी, जो सियासी तंजीमें मौजूद थी, जो ये तहरीक चला रही थी कि हमने जनूबी यमन को एक अलहदा मुल्क की शनाख्त देना है, उसे यूएई खामोशी के साथ सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और फिर देखते देखते वो जो एक सियासी तहरीक होती है वो भी एक मुसल्लह तंजीम की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसे आज दुनिया एसटीसी के नाम से जानती है। और इसमें हमने देखा कि यूएई की तरफ से पैसा, वसाइल, उनकी ट्रेनिंग इस्तेमाल की गई और अब इस तंजीम की तरफ से 2016 या 17 के अंदर जैसे यूएई की हिमायत इनको मिलना शुरू हुई और देखते ही देखते ये एक बड़ी एक मजबूत एक ग्रोह बन चुका है, एक तंजीम बन चुकी है। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि यमन के जनूबी साइड के वो इलाके जहां पर पूरे यमन का तकरीबन 80% तेल वाला इलाका है और अहम जो बंदरगाहें हैं वो इनके कंट्रोल में जा चुकी हैं। सऊदी अरब और यमन के दरमियान इसी मामले को लेकर आपको तनाज़ा छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जंगी सूरत हाल वहां पर बन चुकी है। सऊदी अरब ने अपनी आर्मी को उतार दिया है और यूएई की हिमायत याफ्ता एसटीसी आपको सऊदी आर्मी फोर्सेस के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि हम किसी भी अरब मुल्क को यमन के अंदर मुदाखलत करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त जो सऊदी अरब की जो सूरत हाल है वो आपको कमजोर नजर आती है। कमजोर इस हवाले से नजर आती है कि यमन का जो शुमाल वाला हिस्सा है ये तकरीबन पूरा हौसियों के कंट्रोल में है। यहाँ पर अल हुदैदिया बंदरगाह की बात करें, एक दो और बंदरगाहों की बात करें जो बिल्कुल रेड सी की एक आप ये कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग यूनिट है, जहां से तमाम चीज़ों को देखा जाता है और पूरी दुनिया की जो बड़ी शिपिंग है वो इसी रूट से गुजरती हैं। ये एरिया आपको यमन के पास नजर आता है। इसके साथ साथ यमन के पास पहाड़ी इलाके हैं, वो पहाड़ी इलाके जो दिफाई हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये तमाम जो शुमाल साइड का जो एरिया है ये हौसियों के पास है। जनूब साइड की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि 80% वो इलाके जहाँ से तेल निकलता है, हजरमौत की बात करें या दीगर इलाकों की बात करें और दीगर अहम साहली शहरी बंदरगाहों की बात करें, ये तमाम के तमाम फिलहाल आपको एसटीसी के कंट्रोल में नजर आते हैं। सऊदी अरब के पास कुछ सरहदी इलाके मौजूद हैं लेकिन वो भी मुकम्मल कंट्रोल उन्हें हासिल नहीं है।
ये सूरत हाल सऊदी अरब को आपको परेशान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि सऊदी अरब और यूएई दो अरब ममालिक हैं, इस्लामी मुल्क हैं, तो ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? इन्होंने तो मिलकर लड़ना था हौसियों के अगेंस्ट, तो ये अब आपस में क्यों लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो उसकी एक बुनियादी वजह है यूएई का एक नजरिया है, पॉलिसी है। जैसा कि हम देखते हैं कि चीन का एक नजरिया है, मुआशी इक्तिसादी विजन है, और वो ये कि हमने सड़कों के जरिए पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना है और अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के तहत पहुंचाना है, तिजारत के एक नए रास्ते तलाश करने हैं। इसी तरह यूएई का भी एक विजन है कि वो तमाम समुद्री इक्तिसादी रास्तों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, और ये चाहता है कि सूडान हो, सोमालिया हो, यमन की ये बंदरगाहें हो, या दुनिया के अंदर जहां भी अहम बंदरगाहें हैं, यहां पर यूएई अपना कंट्रोल इसलिए हासिल करना चाहता है कि वो अपनी पूरी एक मैरीटाइम, जो आप जिसे कह लें कि एम्पायर है, वो खड़ी करना चाहता है, और तमाम का जो कंट्रोल है वो अपने पास रखना चाहता है, ताकि वो इससे से ज़्यादा वसाइल हासिल कर सके। और आपको पता है कि यमन जो बिलखसूस अगर जनूब साइड की बात करें, जो जनूबी यमन है, ये तो एक ऐसी अहम जो बंदरगाहें यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप बुहेरा अहमर की बात करें कि यहाँ पर आपने तमाम चीज़ों को लीड करना है, यहाँ पर आप कंट्रोल या कंट्रोल रूम आप बना सकते हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर निगरानी कर सकते हैं। तो यही वो बुनियादी वजह है कि जो ये चाहता है कि जनूबी यमन उसकी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी को मिल जाए और बैकएंड के ऊपर कंट्रोल करने वाला वही हो। और इसीलिए सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम किसी अरब मुल्क को यहाँ पर मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब ये जो तमाम तर जो तनाज़ा छिड़ता हुआ नजर आ रहा है सऊदी अरब और यमन के दरमियान, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान यमन को लेकर, अब ऐसे में ये सवाल भी ज्यादा उभरने लग गया कि क्या पाकिस्तान भी इस मैदान जंग के अंदर उतर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तो दिफाई मुआहदा है। हमने एक बार आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है, इसकी नोयत नाटो की तरह कोई ट्रीटी की तरह नहीं है कि जैसे किसी मुल्क के ऊपर हमला हो गया, आपके इत्तेहादी मुल्क के ऊपर हमला हो गया या उसके मफादात पर हमला हो गया, तो आपने पहले आर्टिकल 4 को एक्टिव करना है, मुशावरत करना है, और साथ ही आपने आर्टिकल 5 के तहत अपने मुल्क के या अपने इत्तेहादी के बचाव के लिए आपने खुद भी मैदान के अंदर कूद पड़ना है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहरहाल ये सूरत हाल मौजूद है कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को ऐसा कहता भी है, तो पाकिस्तान की रियासत इस चीज़ की मजाज है कि उसे अपनी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने ये मामला रखना पड़ेगा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बहस करना पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2014 के बाद 2015 में जो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की आर्मी की डिमांड की गई थी कि हमने यमन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को यूटिलाइज करना है, और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि हम ऐसी जंग के अंदर नहीं जा सकते जो कल को हमारे मुल्क के लिए एक मसला बन जाए। और फिर इसकी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर अच्छा खासा एक शदीद किस्म का झटका भी लगा था, और उस वक्त की पाकिस्तान की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उन्हें भी एक पार्टी के लिहाज से भी उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा, और इसका जो मुकम्मल जो बेनिफिट था वो उस वक्त की अपोजिशन को भी फिर बड़ी अच्छे तरीके से मिला भी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। लेकिन बाहर ये वही सिनेरियो है, अगर अगर अभी पाकिस्तान से डिमांड की जाती है पाकिस्तान की आर्मी, तो इसका भी मॉडल वही होगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि बैकेंड पर फिलहाल जो फाइनल फैसला होगा वो रियासत पाकिस्तान ही का होगा कि वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। लेकिन इसके साथ एक और जो सवाल है वो ये भी आया कि क्या कल को एसटीसी, जो यूएई की हिमायत याफ्ता तंजीम है, ये अगर अपने जनूबी यमन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेती है और सऊदी अरब इस हिस्से से दस्तबरदार हो जाता है, तो क्या मामला यहीं पर रुक जाएगा? क्या ये एसटीसी आगे बढ़ेगी शुमाल की तरफ, जो यमन के हौसियों की तरफ कंट्रोल है, क्या उन्हें भी हासिल करने के लिए तगदो कर सकते हैं या कुछ एक्टिव हो सकते हैं? बिल्कुल इसका इम्कान मौजूद है, क्योंकि हौसियों की तरफ से आपको पता है कि यूएई भी उसे अपने लिए थ्रेट समझता है और इसराइल भी उसे अपने लिए खतरा समझता है। आर्मी सतह के पर उन्हें बैन भी किया गया है, और यूएई और इसराइल का ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मिसाली ताल्लुकात भी होते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा इम्कान ज़रूर मौजूद है कि एसटीसी अगर जनूबी यमन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और सऊदी अरब को यहाँ पर शिकस्त हो जाती है, ये कल को मामला जो इत्तेहाद तंजीम है ये आगे शुमाल साइड के ऊपर भी बढ़ सकती है। लेकिन ये जियो पॉलिटिकल गेम है, इसके अंदर जो मामलात हैं वो उलट भी हो सकते हैं। इम्कान तो इस चीज़ का भी मौजूद है कि अगर जनूबी साइड के ऊपर एसटीसी हिमायत अपनी पूरे कंट्रोल का ऐलान कर देता है और उसका कंट्रोल हो जाता है, तो ये भी इम्कान मौजूद है कि कल कला को सऊदी अरब हौसियों की भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल के अंदर आपको समझ में नहीं आती है कि कौन किस साइड के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। अगर सऊदी अरब को ये लगा कि मेरे हिस्से से मेरे कंट्रोल से जनूबी यमन निकल गया है, तो मैं इनको शमाल कैसे हासिल करने दूँ? हो सकता है कि वो वहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं। तो आपको इम्कानात हर तरह के यहाँ पर भी मौजूद नजर आते हैं। आखिरी इस हिस्से के अंदर आ जाइए जहां पर ये ज्यादा बात की जा रही है कि भारत आपको इस तनाज़े की वजह से या अमेरिका इस तनाज़े की वजह से परेशान क्यों नजर आता है।
उसकी वजह यह है आईमैक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इसी रस्सों से, यही उसका रूट है कि जब तक अगर आपको यमन के इन बंदरगाहों के ऊपर या इन सरहदी या साहली इलाकों के ऊपर कशीदगी रहेगी तो आईमैक जो है ये कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी अरब जाना है और यही रूट इस्तेमाल होना है। और आपको पता है कि आईमैक बनाया ही इसीलिए गया था कि ताकि चाइना के मुतबादिल एक रूट दिया जा सके दुनिया को, तजारती रूट, समुद्री रास्ते से और ज़मीनी रास्ते को भी इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया था। तो आईमैक इस वक्त फिर आपको खतरे में पड़ता हुआ भी नजर आता है कि अगर ये मामला सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इसी तरह तनाव बरकरार रहा तो मामला फिर आपको आईमैक की सूरत के अंदर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या ये रास्ता उस तरह से फ़ाल नहीं हो सकेगा। और ये सूरत हाल, ये सिचुएशन आपको चीन को सूट करती हुई भी नजर आती है। लेकिन अमरीका और उसके दो इत्तेहादी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमरीका फिलहाल आपको खामोश नजर आ रहा है। देखना यह है कि यूएई की जो बंदरगाहों को कंट्रोल करने की पॉलिसी है, क्या वो कामयाब होती है, या फिर सऊदी अरब जिसका ये बयान सामने आया है वो किसी अरब मुल्क को यमन के अंदर मुदाखलत नहीं करने देगा, क्या वो यूएई की इस प्रॉक्सी को ख़त्म कर सकेंगे। ये तमाम तर वो सवालात हैं, चीज़ें हैं जो कि इस तनाज़े के साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या ये तनाज़ा रुख इख्तियार करता है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब